सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सीड ट्रीटमेंट, इट्स इम्पोर्टेंस, मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड सीड पैकिंग। तो इसमें सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कवक या फंजाई हो सकते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसी तरह से वायरस हैं या कीट हो सकते हैं। तो ये या तो बीज की सतह के ऊपर यानी सीड जो है उसकी सरफेस के ऊपर, या फिर ये बीज के अंदर यानी इनसाइड द सीड, या फिर मृदा में या सॉइल के अंदर ये उपस्थित हो सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव करते क्या हैं, अंकुर को संक्रमित कर सकते हैं। जो भी सीड के जर्मिनेशन से या बीज के अंकुरन से अंकुर बनेगा, सीडलिंग बनेगा, उसको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। और अगर फसल के पौधे जो हैं या क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो संक्रमित हो गए, इन्फेक्ट हो गए, तो उनकी वृद्धि दर कम हो जाती है या जो ग्रोथ रेट है उनकी वो रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या होता है, उनकी जो प्रति हेक्टेयर उपज होती है या यील्ड होती है पर हेक्टेयर, और उत्पाद की जो गुणवत्ता है या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाती है या उसमें रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो बीज उपचार किया जाता है यह बीज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं विभिन्न रसायनों का, या डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं सीड के लिए। ये केमिकल्स या रसायन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कवकनाशी यानी कि फंजीसाइड का उपयोग करते हैं हम लोग, इसके अलावा कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड जो है उसका यूज करते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में या संयोजन के अंदर एप्लीकेशन या अनुप्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, इसका ये हम क्यों करते हैं, ताकि बीज जनित यानी कि जो सीड बॉर्न डिजीजेज होती हैं, या फिर मृदा जनित यानी कि सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं, और इसके अलावा जो स्टोरेज पेस्ट्स होते हैं या भंडारण कीट होते हैं, उन्हें इन कीटों से बीजों को कीटाणु रहित किया जा सके, या हम कह सकते हैं कि उनका डिसइंफेक्शन किया जा सके। ठीक है, अब सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार का मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो रोगजनक यानी कि पैथोजन जो होते हैं यानी और कीट यानी इंसेक्ट्स जो हैं, वह अन्य पीड़क या अदर पेस्ट्स जो होते हैं वो बीज व अंकुर पर आक्रमण करते हैं, या सीड या जो सीडलिंग बनता है सीड के जर्मिनेशन से उसके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, इन्हें भंडारण व रोपण के पश्चात, भंडारण का मतलब ये होता है कि उसको स्टोर कर दिया हमने स्टोरेज हाउस के अंदर, ठीक है, स्टोर हाउस के अंदर उसको स्टोर कर दिया, भंडारित कर दिया भंडार गृह के अंदर। वह रोपण के पश्चात, इसका मतलब मृदा के अंदर बीजों को उगाने के बाद हम लोग कह सकते हैं जो रोगजनक कीट व अदर पेस्ट्स हैं या अन्य पीड़क हैं, इन्हें कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए, वह प्रतिकर्षित करने के लिए और उनको रिपेल करने के लिए, ताकि ये बीजों से दूर रहें। तो इन सब उद्देश्यों के लिए या पर्पजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार जो है वो किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है बीज उपचार का, तो बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट हमने कर दिया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला आता है पादप रोगों के फैलाव को रोकता है। बहुत सारी ऐसी प्लांट डिजीज हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैल सकती हैं आसानी से, लेकिन अगर जो सीड है वो पूरी तरह से डिजीज़ फ्री होगा, रोग रहित होगा या पेस्ट फ्री होगा, पीड़क रहित होगा, तो जो रोग हैं वो आगे से आगे नहीं फैलेगा, उसकी जो स्प्रेडिंग है वो नहीं होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा है बीज को सड़न और अंकुर को झुलसने से रक्षा करता है। अब जो सीड है जिसको हमने स्टोर कर दिया है, भंडारित कर दिया है, तो भंडारण के अंदर अगर ये कीट या कोई रोगजनक वगैरह उसके अंदर संक्रमण कर देता है तो बीज जो है वो सड़ जाते हैं यानी डिटेरोरेट हो जाते हैं सीड्स जो हैं। इसके अलावा जो सीड को ग्रो करवाने से या बीज को उगाने से जो अंकुर बना है यानी कि जो सीडलिंग बना है वो झुलस सकता है, यानी कि उसकी बर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार इससे रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है सीड को। तीसरा है अंकुरण में सुधार करता है। सीड जर्मिनेशन या बीज का जो अंकुरण है वो उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज हैं वो मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी डेवलप होती है या विकसित होती है। उसके बाद नेक्स्ट है भंडारण कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सारे ऐसे स्टोरेज पेस्ट्स या इंसेक्ट्स हैं जो बीजों को डिटेरोरेट कर सकते हैं, उनको सड़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति जो बीज उपचार है वो क्या करता है, सुरक्षा करता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है मृदा कीटों को नियंत्रित करता है। सॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सीडलिंग को या अंकुर को संक्रमित कर सकते हैं या इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी ये नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है प्रभावी ढंग से। उसके बाद दूसरा इसमें आता है प्रकार या टाइप। जो सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का बीज उपचार हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है बीज कीटाणु शोधन, जिसको सीड डिसइंफेक्शन भी कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यह कवकीय बीजाणुओं के उन्मूलन को प्रदर्शित करता है। दिस इज द इरेडिकेशन ऑफ फंगल स्पोर्स। अगर बीज की सतह के ऊपर सरफेस के ऊपर सीड की फंगल स्पोर्स या कवक के बीजाणु जो है वो उपस्थित हैं, तो उनको ये रिमूव करने का या हटाने का काम करता है। जो बीज चोल के भीतर या और अधिक गहरे स्थित ऊतकों में स्थापित हो गए हैं। तो ये जो उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे जो बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट है वो कितने टाइप्स की होती है या प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार का बीज उपचार जो है वो हम लोग करते हैं। सबसे पहला है बीज कीटाणु शोधन या सीड डिसइंफेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो बीज है जो उसके अंदर कवकीय बीजाणु या फंगल स्पोर्स उपस्थित हो सकते हैं, तो उनका ये इरेडिकेशन या उन्मूलन करता है। ठीक है। अब जो बीज चोल या सीड कोट होता है उसके अंदर ये फंगल स्पोर्स या कवकीय बीजाणु उपस्थित हो सकते हैं, या फिर बीज के अंदर जो और अधिक गहरे या डीपली जो टिश्यूज या उत्तक उपस्थित होते हैं उनमें ये बीजाणु स्थापित हो गए होते हैं, तो उनको बीज कीटाणु शोधन या सीड डिसइंफेक्शन के द्वारा हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं या उनका उन्मूलन कर सकते हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए या हम कह सकते हैं अगर हम इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं इन फंगल स्पोर्स को, कवकीय बीजाणुओं को, तो कवकनाशी उपचार को वास्तव में उपस्थित कवक को मारने के लिए बीज के अंदर घुसना चाहिए। जो भी हम लोग फंजीसाइड या कवकनाशी यूज़ करेंगे वो सीड के टिश्यूज़ के अंदर या बीज के ऊतकों के अंदर तक चले जाना चाहिए, ताकि वो कवक के जो बीजाणु जो कि ऊतकों के अंदर उपस्थित हैं उनको वो मार सके। ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है बीज उपचार का बीज कीटाणुनाशन या जिसको बोलते हैं सीड डिसइंफेस्टेशन। तो यह सतह जनित सूक्ष्म जीवों के विनाश को प्रदर्शित करता है। बीज की सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर जो भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनको ये नष्ट करने का या विनाश करने का या डिस्ट्रॉय करने का ये कार्य जो है वो करता है। ऐसे कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिन्होंने बीज की सतह को संदूषित किया है परंतु बीज की सतह को संक्रमित नहीं किया है ना। बीज की सतह पर या सीड की सरफेस के ऊपर वो उपस्थित हैं जिससे कंटेमिनेशन या संदूषण हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने संक्रमण नहीं किया है, इन्फेक्शन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इन माइक्रोब्स ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाई है ना, टिश्यूज़ के अंदर या ऊतकों के अंदर तक ये प्रवेश नहीं किए हैं, यानी इनका अंकुरण नहीं हुआ है, जर्मिनेशन नहीं हुआ है बीज की सतह के ऊपर या सीड की सरफेस के ऊपर। इसका मतलब इन्होंने संक्रमण या इन्फेक्शन नहीं किया है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को या माइक्रोब्स को हम लोग सीड डिसइंफेस्टेशन के द्वारा या बीज कीटाणुनाशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रसायन में डुबोना, यानी कि जो केमिकल है उसके अंदर हम लोग सीड्स को डिप करते हैं, भिगोना यानी सॉकिंग करते हैं। इसके अलावा कवकनाशी का जो हम लोग फंजीसाइड है उसका यूज़ कर सकते हैं धूल के रूप में, यानी कि डस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गारा जो है बना सकते हैं, या लिक्विड की फॉर्म में तरल के रूप में उसका उपयोग जो है वो सफल पाया गया है। तीसरा टाइप आता है बीज उपचार का बीज संरक्षण, जिसको बोलते हैं सीड प्रोटेक्शन। तो बीज संरक्षण या सीड प्रोटेक्शन का जो मेन पर्पस या मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से बीज और तरुण अंकुरों की सुरक्षा करना। अब सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब हो सकते हैं जो कि बीज को अंकुरण से पहले या फिर अंकुरण के बाद जो तरुण अंकुर बनता है या हम कह सकते हैं कि यंग सीडलिंग बनता है उसको वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो इन माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो अन्यथा अंकुरण से पहले बीज का क्षय कर सकते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो बिफोर जर्मिनेशन ही या बीज के अंकुरण से पहले ही
बीज का डिटेरोरेशन या अपक्षय जो है वो कर सकते हैं। तो इनका जो नियंत्रण है वो सीड प्रोटेक्शन या बीज संरक्षण के द्वारा किया जाता है। अब एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं या सीड को ट्रीट कर देते हैं, किसके द्वारा? कीटनाशी के द्वारा यानी इंसेक्टिसाइड के द्वारा, या फिर कवकनाशी के द्वारा यानी कि फंजीसाइड के द्वारा, तो ये जो बीज हैं वो मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो जाते हैं, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये अनफिट हो जाते हैं। ठीक है। जबकि अगर हमने बीजों का उपचार या सीड का ट्रीटमेंट जो है प्रोटेक्टेंट्स के द्वारा किया है, प्रोटेक्टेंट्स का मतलब मैलेथियोन जो है उसकी परत चढ़ाई है हमने सीड के ऊपर, या फिर रेल्डान जो है उसकी परत जो है या लेयर जो है वो सीड के ऊपर चढ़ाई है, तो अगर हमने प्रोटेक्टेंट से बीजों को उपचारित किया है तो इन बीजों को मानव उपभोग के योग्य माना जाता है, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको फिट माना जाता है। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिस्थितियां जिनमें बीज को उपचारित करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं अंडर विच, जिसके अंतर्गत सीड मस्ट बी ट्रीटेड, यानी बीज जो है उसको उपचारित किया जाना चाहिए। सबसे पहले आता है इंजर्ड सीड्स या क्षतिग्रस्त बीज। तो एक बीज जो है या जो सीड है उसके बीज चोल में, यानी जो सीड कॉट होता है उसका बाहर की तरफ का जो हार्ड उसकी कवरिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो बाहरी कठोर आवरण होता है, उसमें अगर कोई डैमेज हो गया है या क्षति हो गई है तो जो कवक का बीजाणु है या कवक का जो तंतु है या फंगल हाइफी जो है वो आसानी से बीज में प्रवेश कर सकता है, सीड के अंदर इजीली एंटर कर सकता है। ठीक है। और सीड को मारने का उत्कृष्ट अवसर देता है, यानी सीड जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एम्ब्रियो के जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर उसको वो आसानी से मार सकता है। ठीक है। या उससे उत्पन्न होने वाले अंकुर को जगा देता है, या फिर सीड से जो भी सीड के अंदर जो भी एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो से जो भी सीडलिंग या अंकुर बनने वाला है उसको वो एक्टिवेट कर देता है, ताकि जो बीज है वो मृदा में जाए बिना ही, यानी हमने थैले के अंदर रखा हुआ है अगर बीज को, तो वो थैले के अंदर पड़ा पड़ा ही जर्मिनेट हो जाता है, तो वो बीज हमारे काम का नहीं रहता है। तो ऐसे जो बीज हैं वो हमें उपचारित करने पड़ते हैं। बीज संयोजन और थ्रेशिंग ऑपरेशन के दौरान या अत्यधिक ऊंचाई से गिराए जाने के दौरान बीज को यांत्रिक क्षति होती है। बीज संयोजन की बजाय यहाँ पे आएगा बीज संसाधन, यानी कि सीड प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारी प्रोसेसिंग मशीनें होती हैं, उन मशीनों के अंदर जो सीड है वो डैमेज हो सकते हैं। या फिर थ्रेशिंग करते हैं, जब हम हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है ताकि जो ग्रेन्स हैं या दाने हैं उनको सीड जो है उसको प्राप्त किया जा सके। तो थ्रेशिंग के दौरान भी बीज जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। या फिर जब हम बीजों की सफाई के लिए उसको अत्यधिक ऊंचाई से या बहुत हाइट से उसको नीचे गिराते हैं तो उस टाइम भी जो बीज है उसको यांत्रिक क्षति हो सकती है, यानी मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है। वे मौसम या अनुचित भंडारण से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जैसे जैसे जो मौसम है, सीजन है, वो भी डैमेज कर सकता है बीजों को। इसके अलावा अगर हमने उसका स्टोरेज या भंडारण अच्छी तरह से नहीं किया है तब भी बीजों को क्षति हो सकती है, या उसको मैकेनिकल डैमेज जो है वो हो सकता है। तो ऐसे बीजों को हमें उपचारित करने की या ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है रोगी बीज, यानी डिजीज्ड जो सीड्स होते हैं। ठीक है। तो फसल की कटाई जब की जाती है या हार्वेस्टिंग की जाती है जब क्रॉप की, तो उस टाइम पे या उस समय पर भी रोगजनकों से बीज संक्रमित हो सकते हैं। जो सीड है वो आसानी से पैथोजेंस के द्वारा इन्फेक्ट किए जा सकते हैं उस टाइम पे, अथवा संसाधन के दौरान संक्रमित हो सकता है। जब सीड की प्रोसेसिंग की जाती है, बीज संसाधन किया जाता है, तो उस दौरान जो है वो इन्फेक्शन या संक्रमण जो है वो रोगजनकों या पैथोजेंस का हो सकता है। यदि दूषित मशीनरी पर संसाधित किया जाता है, जब संसाधन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए हम लोग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो मशीनें अगर दूषित हैं यानी कि कंटेमिनेटेड हैं, तो भी ये बीज जो हैं वो संसाधन के दौरान संक्रमित जो है वो हो सकते हैं। या फिर दूषित कंटेनरों या गोदामों में संग्रहित किया गया है। जब भंडारण किया जाता है तो भंडारण के लिए जो भी कंटेनर यूज़ किया जा रहा है या जो गोदाम यूज़ किया जा रहा है, अगर वो दूषित है, कंटेमिनेटेड है, तब भी जो बीज है वो संक्रमित हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे बीज जो हैं उनको उपचारित या ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। तीसरा आता है अवांछित मृदा परिस्थितियां या अनडिजायरेबल सॉइल कंडीशंस। तो बीज या सीड जो है कभी कभी प्रतिकूल मृदा परिस्थितियों,
है ना। बहुत सारी ऐसी एडवर्स सॉइल कंडीशंस जो हैं उसका सामना सीड को करना पड़ता है, जैसे ठंडी और नम मृदा जो है, अगर जो सॉइल है या मृदा है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, उसका टेम्परेचर कम हो, इसके अलावा नमी या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा हो, या अत्यंत शुष्क मृदा में, या जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो, उसके अंदर जो नमी है वो बिल्कुल ही ना हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर सीड्स को प्लांट किया जाता है या रोपित किया जाता है तो भी जो बीज हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसी प्रतिकूल जो मृदा परिस्थितियाँ होती हैं या ऐसी जो एडवर्स सॉइल कंडीशंस होती हैं, वो कुछ कवकीय बीजाणुओं या कुछ फंगल स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि और विकास के लिए, जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जो परिस्थितियां हैं या कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं या अनुकूल हो सकती हैं, जिससे ये जो बीज हैं इनके ऊपर हमला जो है वो किया जा सकता है या अटैक किया जा सकता है इन फंगल स्पोर्स के द्वारा, और उन्हें डैमेज किया जा सकता है या क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो ऐसे बीजों का उपचार या ट्रीटमेंट करना भी आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आता है रोग मुक्त बीज या डिजीज फ्री सीड। बीज को रोगजनकों द्वारा बिना किसी आर्थिक हानि से लेकर गंभीर आर्थिक हानि तक अनिश्चित रूप से संक्रमित किया जा सकता है। ठीक है, जो भी सीड होता है उसको डिफरेंट पैथोजेंस के द्वारा या रोगजनकों के द्वारा बिना किसी आर्थिक हानि से लेकर, इसका मतलब ये है कि बीज को कोई भी आर्थिक हानि या इकोनॉमिक जो लॉस है वो नहीं पहुंचाया जाएगा, वहाँ से लेकर गंभीर आर्थिक हानि तक, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फार्मर को इकोनॉमिक लॉस या आर्थिक हानि हो जाए, है ना, उस हद तक अनिश्चित रूप से या अनडिटरमाइंड फॉर्म में सीड को इन्फेक्शन जो है या संक्रमण जो है वो किसके द्वारा, रोगजनकों के द्वारा या पैथोजेंस के द्वारा किया जाता है। बीज उपचार, जब सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो रोगों यानी जो डिजीजेस होती हैं मृदा जनित सूक्ष्म जीवों के प्रति या जो सॉइल बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है या एक गुड प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार जो कमज़ोर बीज होते हैं या जो वीक सीड्स होते हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन जो है वो देता है, जिससे वे अंकुरित होते हैं, जिससे ये कमज़ोर बीज या वीक सीड्स जो होते हैं इनका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और ये अंकुर पैदा करते हैं या सीडलिंग जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सीड पेस्ट्स या बीज पीड़क। ऐसे कौन कौन से पीड़क हैं या पेस्ट्स हैं जो सीड को डैमेज कर सकते हैं या बीज को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवाणु व कवक यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भी बीज के अंदर विलगन यानी कि रॉट उत्पन्न कर सकते हैं, वह अपक्षय यानी कि डिके उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दो डैमेज या क्षति जो है वो बैक्टीरिया व जीवाणुओं के द्वारा पहुंचाई जाती है, यानी जीवाणु व कवक या बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा पहुंचाई जाती है। इसके अलावा अंकुर में जो सीडलिंग बनता है, सीड के जर्मिनेशन से अंकुर बनता है, उसमें ये ब्लाइट व स्मट रोग जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप आता है मृदा कीट या सॉइल इंसेक्ट्स। मृदा के अंदर भी कुछ इंसेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सीडलिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज या रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सीड कॉर्न मैगेट जो है ये एक ऐसा इंसेक्ट कीट है जो कि डैमेज कर सकता है सीडलिंग को। दूसरा आता है वायर वर्म्स। वायर वर्म्स जो हैं ये भी सीडलिंग्स को या अंकुरों को डैमेज पहुंचा सकती हैं या क्षति पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा आता है भंडारण कीट या स्टोरेज इंसेक्ट्स। तो स्टोरेज इंसेक्ट्स जो स्टोर्ड सीड्स होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वीविल है, इसके अलावा मॉथ का जो लार्वा होता है वो है, इसके अलावा जो बीटल्स हैं। तो ये तीन ऐसे स्टोरेज इंसेक्ट्स हैं या भंडारण कीट हैं जो कि सबसे ज़्यादा बीज को क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है पक्षी व मूषक, बर्ड्स एंड रोडेंट्स। तो रोडेंट्स के अंदर जैसे चूहे हैं या माइस या उसको रैट्स बोल देते हैं, है ना। बर्ड्स या पक्षियों के बारे में आपको पता ही है जो बीजों को खाते हैं। तो ये भंडारित बीजों जो स्टोर्ड सीड्स होते हैं, इसके अलावा जो रोपित बीज होते हैं यानी सॉइल के अंदर जिनको ट्रांसप्लांट कर दिया है, रोपित कर दिया है हमने, उन सीड्स को व अंकुरों को यानी कि जो सीडलिंग्स बनते हैं सीड के जर्मिनेशन से, उनको ये उन पर ये फीड कर सकते हैं या खा सकते हैं उनको, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान हो सकता है या क्षति पहुँच सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे आइडियल केमिकल फॉर सीड ट्रीटमेंट, यानी बीज उपचार के लिए जो आदर्श रसायन होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहला है नो फाइटोटॉक्सिसिटी, यानी उसके अंदर कोई भी विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए, पौधे के ऊपर कोई भी विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो बीज के लिए घातक नहीं होना चाहिए, जो भी रसायन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सीड के लिए हार्मफुल ना हो, सीड के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना डाले।
दूसरा है लंबे समय तक स्थायी होना चाहिए, यानी कि जब हमने बीज को एक बार उपचारित कर दिया तो लंबे समय तक बीज के ऊपर वो स्थायी रूप से उपस्थित रहना चाहिए और स्थायी रूप से उसको रोगों को और कीटों को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा आता है बीज को समरूप लेपन प्रदान करना। तो बीज या सीड की सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं। तो जो लेयर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी जगह से जो लेयर है वो काफ़ी थिक या मोटी हो गई और दूसरी तरफ से जो लेयर है वो थिन हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समरूप या यूनिफॉर्म जो लेयरिंग है या लेपन है वो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अच्छी तरह से बीज से चिपक जाए। जो भी केमिकल या रसायन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बीज की सतह से आसानी से अच्छी तरह से चिपक जाना चाहिए या स्टिक हो जाना चाहिए, ताकि जब हम सीड्स का ट्रांसपोर्ट करें तो उस टाइम पे वो रसायन या केमिकल बीज की सतह से उतर ना जाए। अगर ऐसा होता है तो बीज जो है वो फिर से इन्फेक्ट या संक्रमित हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है इसमें मंद या अनाकर्षित दिखावट न हो, डल और अनअट्रैक्टिव जो अपीयरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो बीज है उसकी अपीयरेंस बढ़िया होनी चाहिए, ताकि जब फार्मर्स या किसान जो हैं बीजों को खरीदें तो उस टाइम पे उनको वो बीज जो है वो दिखने में अच्छे लगे। ठीक है, तो ये कुछ आइडियल केमिकल्स हैं या आइडियल केमिकल है या आदर्श रसायन है, उसके गुण हैं जो कि बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। इसके अलावा सीड ड्रिल मशीन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सीड फ्लो पर प्रभाव डालने वाला न हो। ठीक है, जो बीज या सीड ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर पाइप्स होती हैं, उन पाइप से होकर बीजों को गुजरना पड़ता है, इसको सीड फ्लो बोल देते हैं। तो सीड फ्लो अच्छा होना चाहिए ताकि आसानी से सीड ड्रिल मशीन जो है वो बिजाई कर सके या स्वइंग कर सके। ठीक है, इसके अलावा आता है सस्ता होना चाहिए। जो बीज है या सीड है वो जितना सस्ता होगा या सीड ट्रीटमेंट या उपचार जो है वो जितना सस्ता होगा उतना ही जो फार्मर्स के लिए मार्केट के अंदर सीड अवेलेबल होता है वो सस्ता होगा और आसानी से फार्मर्स उसको खरीद सकेंगे। उसके अलावा होता है उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए। जो भी रसायन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी रसायन जो है वो हमने यूज़ कर लिया और उसका एडवर्स इफेक्ट जो था वो बर्ड्स के ऊपर या हम कह सकते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी केमिकल या रसायन पंजीकृत हैं या रजिस्टर्ड हैं उसी में से ही हमें रसायन को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इक्विपमेंट्स फॉर सीड ट्रीटमेंट, यानी बीज उपचार के लिए हम लोग कौन कौन से उपकरणों का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ड्रम मिक्सर। तो इसका जो उपयोग है वो तब किया जाता है जब रसायन या केमिकल जो है वो पाउडर के रूप में या पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें हम डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो इसको ड्रम मिक्सर कहा जाता है। तो इसमें एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है और जिसका एक हैंडल होता है। इस हैंडल को घुमाएंगे तो इसके अंदर जो बीज है वो मिक्स हो जाएगा। तो इसमें हम प्रति राउंड जो उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बीज का, वो कितना कर सकते हैं, 10 से 15 kg जो बीज है वो प्रति राउंड उपचारित या ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा है स्लरी ट्रीटर। इसका जो उपयोग है वो तब किया जाता है जब रसायन को या केमिकल जो है उसको हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, जल में घोलकर एक निलंबन द्रव बना लिया जाता है, एक सस्पेंशन लिक्विड बना लिया जाता है जिसका नाम है स्लरी। तो स्लरी बना ली तब हम इस स्लरी ट्रीटर का उपयोग जो है वो करते हैं। तो स्लरी और जो बीज या सीड होते हैं इन दोनों को हम लोग कहाँ डालते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है स्लरी ट्रीटर के अंदर जिसको बोलते हैं स्लरी कप। तो स्लरी कप के अंदर इसको डाल दिया जाता है और फिर सीड ड्रम पैन जो है वहाँ पर जाकर इनकी मिक्सिंग होती है या इनका मिश्रण होता है। तो इसको डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं अभी। ये है स्लरी कप। इस स्लरी कप के अंदर एक तो हमें सीड्स डालने हैं और दूसरा हमें स्लरी इसमें डालनी है, यानी कि जो सस्पेंशन लिक्विड हमने बनाया है वो इसके अंदर डालना है। तो इसमें डालने के बाद ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, सीड ड्रम पैन के अंदर जाएंगे जहाँ पर इनकी मिक्सिंग या मिश्रण जो है इनका कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्ट ट्रीटर। तो डायरेक्ट ट्रीटर जो है इसको मिस्ट ओ मैटिक ट्रीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है, यानी कि आज के टाइम पर मॉडर्न जो तकनीक डेवलप की गई है वो मिस्टोमैटिक ट्रीटर या डायरेक्ट ट्रीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो रसायन या केमिकल होता है उसको एक मिस्ट के रूप में या एक फुहार के रूप में, फुहार मिस्ट जो है उसके जो ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है या बूंदों का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो मिस्ट के रूप में हम लोग बीजों के ऊपर उसकी स्प्रे करते हैं। ठीक है, और जो बीज है उनका उपचार हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो सबसे नीचे की तरफ इसमें डायग्राम के अंदर मैटिक ड्रम है। तो इस मैटिक ड्रम से जो मिस्ट के रूप में फुहार है
केमिकल या रसायन की वो ऊपर की तरफ जाएगी और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो सीड्स हैं वो मूव करते हैं या गति करते हैं और इस प्रकार से राइट साइड में हमें ट्रीटेड सीड्स या उपचारित बीज जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेन ऑगर। तो ग्रेन ऑगर जो है ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है वो हम लोग करते हैं बीज पात्रों को या सीड कंटेनर्स जो होते हैं उनको बीज से भरने के लिए काम में लिया जाता है। सीड फिलिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सीड है वो ग्रेन ऑगर के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ग्रेन ऑगर के अंदर कुछ जगहों पर लिक्विड केमिकल ड्रिपिंग जो है वो की जाती है, यानी कि जो द्रव रसायन है उसके गिरने की व्यवस्था जो है वो उस ग्रेन ऑगर के अंदर कर दी जाती है और ग्रेन ऑगर से बाहर जो सीड्स या बीज निकलेंगे वो ट्रीटेड होंगे या उपचारित बीज जो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे 3 से 4 स्थानों पर या 3 to 4 प्लेसेस पर ऑगर के अंदर जो द्रव रसायन है या लिक्विड केमिकल है उसकी ड्रिपिंग या गिरने की जो व्यवस्था है वो की जाती है। तो आप लोग देख सकते हो ये एक सीड लॉट है या बीज ढेर है। इस बीज ढेर को हमें इस सीड बिन यानी कि बीज का जो कंटेनर है इसके अंदर हमें डालना है। तो ये हमने एक ग्रेन ऑगर लगा लिया है, ठीक है। इस ग्रेन ऑगर के अंदर हमने 3 जगहों पर ड्रिपिंग यानी कि केमिकल ड्रिपिंग या द्रव रसायन जो है उसके गिरने की जो व्यवस्था है वो कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ग्रेन ऑगर मूव करेगा आगे की तरफ और सीड लॉट में से बीजों को लेकर ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा और फाइनली ये बीज कहाँ आएंगे, सीड बिन के अंदर गिरते जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ड्रिपिंग की व्यवस्था की है द्रव रसायन या लिक्विड केमिकल के लिए, तो लिक्विड केमिकल जो है वो यहाँ पर मिक्सअप होता रहता है बीजों के अंदर और बीजों की सरफेस के ऊपर लेयर जो है वो चढ़ती रहती है, ठीक है। और फाइनली जो सीड बिन या बीज कंटेनर के अंदर बीज आते हैं वो क्या होते हैं, उपचारित या ट्रीटेड सीड्स जो है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद एक और उपकरण यूज किया जाता है शॉवेल, ठीक है। शॉवेल क्या चीज़ होती है, अभी बीजों को एक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉवेल का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीड्स या बीज जो होते हैं उनको एक क्लीन ड्राई सरफेस पर पूरी तरह से साफ शुष्क सतह के ऊपर फैला लेते हैं और इन बीजों की जो गहराई है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रसायन को जल से हम लोग तनु करते हैं, यानी जो भी केमिकल होता है उसके अंदर वाटर डालते हैं और उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। उसके बाद फिर बीजों पर इसकी स्प्रिंकलिंग की जाती है या बीजों के ऊपर इस रसायन का छिड़काव जो है वो किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉवेल का उपयोग करते हैं। तो शॉवेल की सहायता से साथ साथ बीजों की क्या करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं या मिश्रण करते रहते हैं इनका, और इस प्रक्रिया को हम लोग 20 बार दोहराते हैं या 20 टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है। तो शॉवेल जो है वो इस प्रकार का होता है। तो शॉवेल की हेल्प से हम लोग जो बीज हैं उनका उपचार कर सकते हैं। उसके बाद विधियां या मेथड्स जो हैं, बीज उपचार के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आती है सीड ड्रेसिंग या बीज ड्रेसिंग इसको बोल देते हैं। तो ये बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट की सबसे सामान्य विधि है या मोस्ट कॉमन मेथड है। बीज की या तो सूखे पाउडर के साथ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो ड्राई पाउडर के साथ हम लोग ड्रेसिंग की जाती है या फिर घोल यानी कि मिक्सचर जो है या द्रव के साथ, लिक्विड के साथ नम उपचारित किया जाता है, यानी कि मॉइस्ट ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग करते हैं। ड्रेसिंग खेत व उद्योग दोनों पर की जा सकती है। जो सीड की ड्रेसिंग करते हैं वो फील्ड में भी कर सकते हैं, खेत में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है या उद्योग है वहाँ पर भी की जा सकती है। कम लागत वाले मिट्टी के गमलों का उपयोग कीटनाशकों को बीज के साथ मिश्रित करने के लिए किया जा सकता है। जो लो कॉस्ट वाले मिट्टी के गमले हैं या हम कह सकते हैं सॉइल के पोट्स होते हैं, उन पॉट्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं बीजों को कीटनाशकों के साथ मिश्रित करने के लिए या सीड्स को जो इंसेक्टिसाइड है उनके साथ मिक्सअप करने के लिए कर सकते हैं। या बीज को एक पॉलीथीन शीट पर फैलाया जा सकता है, ठीक है। सीड जो है उसको पॉलीथीन शीट के ऊपर फैला लेते हैं और फिर उसके ऊपर केमिकल जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आवश्यक मात्रा में रसायनों को बीज ढेर पर छिड़का जाता है। जो रिक्वायर्ड अमाउंट में केमिकल्स हैं उनका छिड़काव जो है वो सीड लॉट या बीज ढेर के ऊपर किया जा सकता है और यांत्रिक रूप से किसानों द्वारा मिश्रित किया जा सकता है। मैकेनिकली जो फार्मर्स हैं वो इसको मिक्सअप कर सकते हैं सीड्स को केमिकल्स के साथ। उसके बाद आता है सीड कॉटिंग या बीज कॉटिंग जो है, ये एक विशेष बांधने वाले रसायन का उपयोग मुख्य रसायन के साथ करने से बीज से चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। एक बाइंडिंग केमिकल या बांधने वाला विशेष रसायन जो है वो हम लोग मिक्स कर देते हैं मेन केमिकल के साथ या मुख्य रसायन के साथ। मुख्य रसायन कौन सा है, जिससे हमें ट्रीट करना है किसको, सीड को। तो उसके साथ मिक्स करके और फिर बीज को उपचारित करते हैं। तो बीज के साथ जो मुख्य रसायन है वो आसानी से चिपक जाता है, उसके चिपकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है।
कॉटिंग के लिए उद्योग द्वारा उन्नत उपचार तकनीक की आवश्यकता होती है। जो भी इंडस्ट्री है सीड से रिलेटेड, वहाँ पर जो उन्नत उपचार तकनीक है या इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट टेक्निक है उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए होती है। उसके बाद आता है बीज पैलेटिंग या सीड पैलेटिंग इसको बोल देते हैं। तो सबसे परिष्कृत बीजोपचार तकनीक है ये, यानी सबसे ज़्यादा रिसेंट जो है या सबसे इम्पोर्टेंट ये तकनीक है बीज उपचार की या सीड ट्रीटमेंट की, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके रिजल्ट की फॉर्म में बीज की भौतिक आकृति को बदलने के लिए, यानी कि सीड जो है उसकी जो फिजिकल शेप होती है उसको चेंज करने के लिए पैलेट निर्माण क्षमता और हैंडलिंग को बढ़ाया जाता है। यानी कि पैलेट का जो फॉर्मेशन है, पैलेट का मतलब होता है एक टेबलेट की फॉर्म में, एक ठोस गोली के रूप में निर्माण की जो क्षमता है, और हैंडलिंग को बढ़ाया जाता है। हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना या बीजों को एक कंटेनर से निकाल कर थैलों के अंदर भरना, ये सब हैंडलिंग में आ जाता है। पैलेटिंग को विशेष अनुप्रयोग मशीनरी और तकनीकों की आवश्यकता होती है ना। पैलेटिंग जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती है, इसके लिए विशेष अनुप्रयोग मशीनरी यानी कि जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन मशीनरी होती है, इसके अलावा जो टेक्निक्स या तकनीकें होती हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो सीड पैलेटिंग है वो सबसे महंगा अनुप्रयोग है या सबसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉस्टली ये एप्लीकेशन जो है वो पड़ता है। उसके बाद आता है बीज उपचार में सावधानियां या प्रिकॉशंस इन सीड ट्रीटमेंट। जब बीज का उपचार किया जाता है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बीज के उपचार में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उत्पाद जो हैं, यानी जब हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके यूज़ उसके लिए जो हम लोग केमिकल्स या उत्पाद या प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। ह्यूमन हेल्थ के लिए वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, परंतु वे बीज के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। वो क्या है कि सीड के लिए, यानी सीड को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो हार्मफुल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है कि उपचारित बीज का उपयोग मानव या पशु भोजन के रूप में कभी नहीं किया जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसा ऐसा रूल या नियम बना दिया गया है कि जिस बीज का उपचार किया गया है या जिस सीड का ट्रीटमेंट किया गया है उस सीड को कभी भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए यानी मनुष्य के भोजन के रूप में या कैटल्स के कंजप्शन के लिए या पशु के भोजन के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। इस संभावना को कम करने के लिए उपचारित बीज को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमने बीज का उपचार किया लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं की तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसका उपचार किया हुआ है या नहीं, तो उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस बीज का उपचार किया गया है, जिस सीड का ट्रीटमेंट किया गया है, उसके ऊपर स्पष्ट या क्लियर जो है लेबल लगा दिया जाता है। यदि इन बीजों को खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तब करते हैं हम लोग अगर इन सीड्स का कंजप्शन या खाना जो है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। बिना बिके उपचारित बीज का उपयोग मानव या पशु चारा के लिए करने के प्रलोभन से बचा जा सकता है। ठीक है, ऐसा सीड जो ट्रीट हमने कर दिया है लेकिन वो बिका नहीं है, सोल्ड आउट नहीं हुआ है, ठीक है, वो मानव या पशु चारे के रूप में उसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रलोभन से बचा जा सकता है अगर लेबल लगा हुआ है तो। यदि सावधानीपूर्वक बीज की केवल उतनी ही मात्रा को उपचारित करना चाहिए जिसके लिए बिक्री का आश्वासन दिया गया, यानी जितना बीज बिक जाए या सोल्ड आउट हो जाए केवल उसी सीड का ही ट्रीटमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। अगर एक्सेस में सीड को ट्रीट कर लिया गया है तो ये चांसेस रहते हैं कि उस बीज का ह्यूमन या कैटल्स के लिए कंजप्शन हो तो वो हेल्थ के ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो ये हमें कुछ सावधानियां हैं या प्रिकॉशंस हैं जो रखनी चाहिए। इसके अलावा सही दर पर बीज के उपचार के लिए भी सावधानी रखी जानी चाहिए कि जो बीज का उपचार या सीड का ट्रीटमेंट करना है वो सही रेट पर हमें करना है। बहुत अधिक या बहुत कम रसायन से उपचारित करना हानिकारक हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने सीड का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर लिया, बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो कंसनट्रेटेड ले लिया है, रसायन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट सीड की हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। जो प्लांट या सीडलिंग या अंकुर बनेगा उसके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। अगर हमने रसायन बहुत कम यूज़ किया है तो इससे जो पैथोजेंस हैं या रोगजनक हैं वो आसानी से बीज को संक्रमित कर सकते हैं।
जितना कि कभी भी बिना उपचार के हो सकता है, ठीक है ना। इससे डैमेज कितना होगा, ऐसा बीज जिसको हमने उपचारित नहीं किया है उसको जितनी क्षति होगी उतनी ही क्षति हो सकती है अगर हमने बीज को बहुत ज़्यादा उपचारित कर लिया है या फिर बहुत ही कम रसायन से उपचारित किया है। बहुत ही उच्च नमी युक्त बीज क्षति के लिए अति संवेदनशील होते हैं जब कुछ सांद्र द्रव उत्पादों के साथ उपचारित किए जाते हैं। अगर बीज जो है उसकी नमी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और उसको हमने कुछ सांद्र द्रव उत्पादों से या हम कह सकते हैं कंसनट्रेटेड लिक्विड प्रोडक्ट से हमने उसको ट्रीट कर दिया है, तो ऐसे जो सीड हैं वो हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं या अति संवेदनशील हो जाते हैं डैमेज या क्षति के लिए। तो ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। यदि बीज का उपचार जीवाणु संवर्धनों के साथ भी किया जाना है तो बीज उपचार निम्न क्रम में किया जाना चाहिए। अगर हम सीड का जो ट्रीटमेंट है वो बैक्टीरियल कल्चर्स के द्वारा कर रहे हैं, जीवाणु संवर्धनों से कर रहे हैं, तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए या इस क्रम को अपनाना चाहिए। सबसे पहले रासायनिक उपचार किया जाना चाहिए, ठीक है, बीज का। उसके बाद फिर बीजों को सूखने देना चाहिए और फिर दूसरे नंबर पर कीटनाशक व कवकनाशी का उपचार करना चाहिए। जो भी इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड है उससे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और फिर बीजों को सूखने देना चाहिए और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या विशेष उपचार जो है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है बीज पैकिंग या सीड पैकिंग, इसको बोल देते हैं। तो ये बीज से थैलों को भरने, तौलने और सिलाई करने की प्रक्रिया है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को सबसे पहले भर लेते हैं, भरने के बाद फिर उसको तौल लेते हैं। तो स्पेसिफिक अमाउंट जब उस थैले के अंदर हो जाती है तब उसकी सिलाई कर दी जाती है। एक आदर्श भंडारण सुविधा को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक जो टिपिकल जो भंडारण फैसिलिटी है उसमें निम्नलिखित रिक्वायरमेंट्स जो है उसको फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला है, इसे जमीन की नमी, बारिश, कीट पीड़क, मोल्ड, कृंतकों, पक्षियों आदि से अधिकतम संभव सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं या भंडारण कर रहे हैं बीज का, तो वो सुरक्षित रहना चाहिए ज़मीन की नमी से, यानी सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बारिश या जो रेनफॉल होता है उससे प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा कीट पीड़क, इंसेक्ट पेस्ट्स जो हैं उनसे भी प्रोटेक्शन जो है वो हर संभव प्रोटेक्शन या सुरक्षा देनी चाहिए। मोल्ड्स हो सकते हैं, जो फंगस हैं उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उससे सुरक्षा होनी चाहिए। कृंतकों यानी कि जो रोडेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सीड को, जैसे रैट्स हैं, चूहे वगैरह हैं। इसके अलावा पक्षियों यानी कि बर्ड्स जो हैं उनसे भी प्रोटेक्शन जो है वो देनी चाहिए। तो ये सबसे पहली फैसिलिटी जो है वो देनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा आता है, इसे निरीक्षण, कीटाणु शोधन, लोडिंग, उतराई, सफाई और मरम्मत के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जो सीड है स्टोर किया है उसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण जो है वो आसानी से होना चाहिए। कीटाणु शोधन यानी कि जो भी सीड डिसइंफेक्शन है वो भी आसानी से होना चाहिए। लोडिंग और उतराई, लोडिंग का मतलब होता है कि ट्रक के अंदर सीड को लोड करना, भरना, और उतराई यानी कि सीड को ट्रक से उतारना। इसके अलावा सफाई या क्लीनिंग जो है, और मरम्मत यानी कि जो रिपेयर है उसके लिए जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं या आवश्यक सुविधाएं हैं वो इसमें होनी चाहिए। इसे बीजों को अत्यधिक नमी और तापमान से बचाना चाहिए, ठीक है ना। जो सीड है जो हमने स्टोर किया है, अगर वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या नमी उसको मिल रही है तो सीड खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है तो सीड जो है वो बर्न हो सकते हैं, गर्म होने से, उसके अंदर रेस्पिरेशन होने से उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कीट और कवक दोनों के विकास के लिए अनुकूल होता है। इससे होगा क्या, जो इंसेक्ट्स हैं उसका और कवक जो है यानी कि फंजाई जो है, इन दोनों का ही डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा सीड जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचाना चाहिए। उसके बाद आता है, यह एक विशेष स्थिति के लिए किफ़ायती और उपयुक्त होना चाहिए। यानी कि ये जो भंडारण सुविधा है ये एक विशेष स्थिति के लिए यानी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, किफ़ायती का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, बहुत सस्ता हो ये, और उपयुक्त होना चाहिए यानी कि सुइटेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है पैकिंग सामग्री का चयन करते समय ध्यान में रखने वाले कारक, द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द पैकिंग या पैकेजिंग मटेरियल्स आर। तो कौन कौन से ऐसे ध्यान रखने वाले कारक हैं जब हम पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले पैक किए जाने वाले बीज का प्रकार, जो भी सीड हम लोग पैक कर रहे हैं उसका टाइप किस प्रकार का है, वो न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है ना, फाउंडेशन सीड है, या सर्टिफाइड सीड है, या रजिस्टर्ड सीड है ना।
इसके अलावा दूसरा आता है बीज की मात्रा, कि कितनी मात्रा के अंदर, कितनी अमाउंट के अंदर सीड को हमें पैक करना है। तीसरा बीज का मूल्य, जो सीड है उसका रेट कितना डिसाइड किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पैकेजिंग मटेरियल डिसाइड करते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग सामग्री की लागत, जो भी पैकेजिंग के लिए हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है या लागत कितनी है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा भंडारण वातावरण जिसमें पैक सामग्री रखी जाएगी, जो भी स्टोरेज एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमें पैकेजिंग मटेरियल को रखना है, ठीक है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा भंडारण की अवधि, की हमें जो स्टोर करना है सीड को कितने टाइम के लिए करना है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए करना है या कम टाइम के लिए करना है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है पैकेजिंग सामग्री। इसके अलावा बीज का परिवहन जो है, यानी कि सीड जो है उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना लंबा होगा या कितने टाइम में होगा, है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग मटेरियल जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।